So we'll start with next question. Question number 5th. An athlete completes one round of circular track of radius r in 40 seconds. एक एथलीट है, एथलीट भागता है और वो भागता है तो उसको सर्कुलर ट्रैक मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लग गए और उस ट्रैक का रेडियस था r. What will be his displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द एथलीट और डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द डिफरेंस इन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. तो मान लेते हैं कि ये सर्कुलर ट्रैक था, इसका रेडियस है r. रेडियस r है तो डायमीटर 2r है. तो दिस इज r, दिस इज r. एक चक्कर कंप्लीट करने में मतलब लेट अस से a से वापस a तक आने में 40 सेकेंड लग गए उसको और टोटल टाइम है 2 minutes and 20 seconds. 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड और 20 सेकेंड्स मतलब 140 सेकेंड्स. तो एक राउंड में मतलब 40 सेकेंड में वापस वो ए पे आ गया और एक राउंड में मतलब 40 सेकेंड में वो वापस ए पे आ गया तो 80 सेकेंड हो गए. और एक राउंड में मतलब और 40 सेकेंड्स में मतलब 120 सेकेंड्स में मतलब 2 मिनट में वापस वो कहाँ आ गया ए पे. अब बचे 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड्स एक चक्कर के लिए अगर 40 सेकेंड है तो 20 सेकेंड में आधा चक्कर कंप्लीट होगा. तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद वो बी पे है मतलब वो डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे है मतलब वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r है. तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 2r है. हो गया क्वेश्चन खत्म, डन. तो इतना ही इसका आंसर था. सिर्फ आपको देखना था कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन क्या है. फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज 2r. डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट इज जस्ट लॉजिक. A body in route to second moves 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertically upwards. What is the resultant velocity? What is the magnitude of resultant velocity? ऐसा पूछना चाहिए था. तो ठीक है, what is its resultant velocity magnitude? So सबसे पहले you have to understand directions. जहाँ मैं देख रहा हूँ वो ईस्ट है, जहाँ आप देख रहे हो वेस्ट है, मतलब दिस इज ईस्ट. ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है, राइट. और वर्टिकली अप मतलब ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे. और अगर आपको याद होगा ईस्ट को तुम आई कैप डायरेक्शन बोलते हो, नॉर्थ को तुम जे कैप बोलते हो और वर्टिकली आपको तुम के कैप बोलते हो. तो अभी पहले जो आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, इससे 3 वेक्टर बना लेते हैं. लेट अस से अ बॉडी इन रूट टू सेकंड मूव 6 मीटर नॉर्थ मतलब पहले वो ओ से ए गया 6 मीटर नॉर्थ गया मतलब 6 जे कैप. फिर गया 8 मीटर ईस्ट मतलब अब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट मतलब होता है आई कैप, राइट. उसके बाद आपको बोला है एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब वो बी से गया सी, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है अब वो 10 के कैप. तो फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये जो फाइनल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से सी गया. तो इन सबका एडिशन बन गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा 6 जे कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 10 के कैप. दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. आपको पूछा है रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और आपको मैग्नीट्यूड पूछा है. मैग्नीट्यूड मतलब आपको डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बताओ मैग्नीट्यूड कितना है. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर. एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप के साथ जो है वो प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर. 8 स्क्वायर होता है 64, 6 स्क्वायर होता है 36, ये दोनों मिलके हो जाते हैं 100 और 10 स्क्वायर 100. तो 100 और 100 200 मतलब 100 इंटू 2 मतलब 10 रूट 2. तो 10 रूट 2 है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया है r, टाइम है t. r की वैल्यू आ गई 10 रूट 2
और टाइम की वैल्यू तो थी ही √2, तो √2 कैंसल, तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, और अभी अगले क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान चाहिए, वो जेई का, सीईटी का और नीट का, तीनों का ही प्रॉबेबल कैंडिडेट है, आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन, और जेई नीट में तो आया भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये अच्छे से ध्यान देना। मैं आप पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके फॉर्मूला कैसे डिराइव करने हैं वो बताता हूँ, और याद कैसे रखने हैं वो बताता हूँ। वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर। 1/3 मतलब टोटल डिस्टेंस अगर एस है तो एस बाई थ्री 1/3 डिस्टेंस कितने स्पीड पे कवर हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर, एंड द रेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर। जो बचा हुआ 2/3 है, 1/3 20 किलोमीटर पर आवर पे, बचा हुआ 2/3 60 किलोमीटर पर आवर पे, द एवरेज स्पीड इज। अब जो एवरेज तुम लेते हो ना, नॉर्मली v1 प्लस v2/2 लेते हो, लेकिन वो हमेशा v1 प्लस v2/2 नहीं होता है। वो v1 प्लस v2/2 तब होता है जब पहले हाफ इंटरवल में स्पीड v1 था और अगले हाफ इंटरवल में स्पीड v2 था। जब क्लियरली ऐसा मेंशन किया हो कि हाफ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट का स्पीड v1 है, अगले हाफ टाइम के लिए v2 है, तब एवरेज v1 प्लस v2/2 होता है, नहीं तो नहीं होता है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है इसको तो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ, लेकिन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं वो ट्रिक बना के दूंगा, और वो ट्रिक्स आपको जल्दी कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो खुद को बनाने पड़ते हैं ट्रिक्स। तो ऐसा है, यू हैव, लेट अस से टोटल डिस्टेंस इज एस, टोटल डिस्टेंस इज एस, ऐसा है ये, गुड। उसमें से 1/3 डिस्टेंस मतलब s/3 डिस्टेंस ये v1 स्पीड पे कवर हुआ, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग गया t1, और जो बचा हुआ है, अगर s में से 1/3 गया तो 2/3 बच गया, ये 2/3 डिस्टेंस v2 स्पीड पे कवर हुआ और टाइम लग गया t2। और आपको पूछा है एवरेज स्पीड, तो आपको तो पता ही है एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस मतलब s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम, मतलब t1 प्लस t2। अभी s1 प्लस s2 तो s है तो पता ही है हमको, गुड। देन हाउ टू फाइंड आउट टाइम, यू नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम t1 इक्वल टू s1 बाय v1, और s1 कितना है, s/3 है, कितना है, s/3 है, तो s/3 v1। सिमिलरली टाइम t2 क्या होगा, s2 बाई v2, लेकिन s2 क्या है, 2s/3 है, 2s/3 v2, करेक्ट। तो देयरफॉर यू हैव एवरेज स्पीड एज s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, सही है, s1 प्लस s2 इज s, t1 कितना आया, व्हाट इज t1, s/3 v1 प्लस 2s/3 v2, तो ये हो गया s अपॉन s/3 कॉमन निकाल लो, s/3 कॉमन आ गया, 1/v1 प्लस 2/v2, ओके करेक्ट। एस एस हो गया कैंसिल, एस और एस हो गया कैंसिल, ये 3 गया ऊपर, 3 गया ऊपर और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया v2 प्लस 2v1, तो 3 गया ऊपर, 3 ऊपर गया, यहाँ पे हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई v2 प्लस 2v1 अपॉन v1 इंटू v2, ये अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी गया ऊपर, तो 3v1 v2 बराबर, करेक्ट। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कैसे होते हैं, तो अच्छे से थोड़ा सा सुन लो, मैं एक साथ तुमको सारे फॉर्मूला बना के देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा बोला हो इतना डिस्टेंस इतने स्पीड पे, बचा हुआ डिस्टेंस उतने स्पीड पे, टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, इतना डिस्टेंस इतने स्पीड पे कवर हुआ, बचा हुआ उतने स्पीड पे कवर हुआ, राइट। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो ना, हमेशा 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 ऐसा लिखना, पहले तो देखो था ऐसा, v1 v2 v2 v1 आ गया बराबर, करेक्ट। अब क्या बोला है आपको, पहला डिस्टेंस 1/3, 1/3 मतलब s/3, तो बचा हुआ कितना, 2s/3, 2s/3, सही है। s/3 कितने स्पीड पे था, v1, और ये कितने स्पीड पे था, v2, सही है बराबर। v2 स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना हुआ, 2s/3, तो 2 है ना, 2 v1 को दे दो, किसको दे दो,
किसको दे दो, v1 को, v1 को 2 दे दो, और ये नीचे कौन है 3 ऊपर 3 लिख दो, बन गया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था। अब अगर ऐसा आया फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक केस बताया मैंने, अगर ऐसा आया 1/4 एंड 3/4, मतलब S1 जो है ना वो S/4 है और S2 जो है वो 3S/4 है, और ये जो डिस्टेंस है ये V1 स्पीड पे कवर हुआ, ये V2 स्पीड पे कवर हुआ, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 V2 V2 और यहाँ पे V1। सबसे पहले डिनोमिनेटर में कौन है 4 है, तो इधर 4 लिखो, V2 के साथ कौन है 3 है, तो 3 V1 को दे दो, बन गया, हो गया फॉर्मूला। और बहुत सारे टाइप हो सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपको ऐसा बोला है, कैसा बोला है, आपको बोला है फॉर एग्जाम्पल 2/7 डिस्टेंस, मतलब 2s/7 V1 स्पीड पे, और बचा हुआ 5s/7। बाय द वे याद रखना, अगर तुम 2/7 बोल रहे हो ना, नीचे 7 है ना, तो इन दो नंबर का एडिशन भी 7 होना चाहिए। 1/3 2/3, 1/4 3/4, 2/7 5/7, ऐसा ही होता है वो, 2/9 7/9, ऐसा ही आएगा वो हमेशा। तो ये नीचे कौन है 7 है, इसको दे दो 7 बराबर। V1 के साथ कौन था 2 था, वो V2 को जाएगा, और V2 के साथ कौन था 5 था, वो V1 को जाएगा, बन गया फॉर्मूला। ओके, वन लास्ट, एवरेज स्पीड V एवरेज इक्वल्स टू V1 V2 प्लस V1। मान लो ऐसा बोला है आपको, मान लो ऐसा बोला है कि 2/9 डिस्टेंस ये V1 स्पीड पे है और 7/9 डिस्टेंस ये V2 स्पीड पे है, तो ऊपर 9 आएगा, 2 किसके साथ था पहले हाफ में था, तो ये जाएगा इसको, और 7 जाएगा V1 को, बन गया फॉर्मूला। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला डिराइव करने में आपका टाइम बचेगा अगर ये ट्रिक्स पता है तो, दीज आर ऑल ट्रिक्स। तो अब आ जाते हैं हमारे आंसर पे। V1 की वैल्यू थी 20, V2 की वैल्यू थी 60, तो 2 × 20 × 60 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है 60 है, प्लस 2 × V1 कितना है 20 है, तो ये हो गया। इसको फिलहाल मल्टीप्लाई मत करना, 3 × 2 6, 6 × 6 36 और ऊपर ये 100 है, तो 3600 अपॉन नीचे भी कितना आ गया 100 आ गया, 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। तो लेट अस से हाफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हाफ, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर हुआ, और अगला हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर हुआ, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड 50 नहीं आएगा, वो टाइम हो तो। अगर मैंने ऐसा बोला होता कि हाफ टाइम में स्पीड 40 था और हाफ टाइम में 60 था, तो एवरेज होगा 40 + 60/250, लेकिन मैंने बोला हाफ डिस्टेंस। अभी मैंने बताया आपको कैसे फाइंड करते हो आप। पहली बात तो यहाँ पे हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब S1 इज S/2 और S2 इज ऑल्सो S/2, ये V1 पे और ये V2 पे। जनरल स्ट्रक्चर क्या था V1 V2 V2 V1, ऐसा था कि नहीं। डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, इसके साथ कौन सा नंबर है 1, ये किसको जाता है V2 को, इसके साथ कौन सा नंबर है 1, ये किसको जाता है V1 को, तो नीचे तो ऐसे रहेगा। तो 2V1 V2 अपॉन V1 + V2, तो व्हाट इज 2V1 V2, व्हाट इज V1 40, तो 2 × 40 × 60, 2 × 40 × 60, 2 × 40 × 60, नीचे आएगा 40 + 60, 2 × 40 × 60। एक काम करो 40 और 60 का 0 साइड में रखो फिलहाल, तो 2 × 4 × 6, 2 × 4 8 × 6 48, 100 ऊपर और नीचे 100, तो आंसर क्या आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हमने थ्योरी में ही सॉल्व कर लिया था। A body is moving along a straight line path with constant velocity. At an instant of time, the distance traveled by it is s and displacement is d. Then आपको याद है मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैं वापस बता देता हूँ एग्जाम्पल। लेट अस से पार्टिकल 2 मीटर से 8 मीटर पे गया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 6, राइट, व्हाट इज डिस्टेंस 6, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में सेम है।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल 2 से 10 पे गया और 10 से वापस 8 पे आया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 6। बट व्हाट इज डिस्टेंस? 2 to 10 8 मीटर, और वापस से आया 8 पे, मतलब और 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, हमेशा, ऑलवेज। ओके, और इन्होंने बोला है डिस्प्लेसमेंट को d, डिस्टेंस को s, तो d इज लेस देन और इक्वल टू s। ऑप्शन नंबर डी। ये तो थ्योरी में ही कवर कर लिया था हमने। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होते हैं जब मोशन का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, राइट? गुड। देन अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और जोक है। A particle is constrained to move on a straight line path, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चल सकता है। It returns to the starting point after 10 सेकेंड, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं आ गया 10 सेकेंड के बाद। The total distance covered by the particle during this time is 30 मीटर। Which of the following statement about the motion is false? इसमें से क्या गलत है? Displacement of the particle is, ये प्रिंट ही नहीं हुआ। Displacement of the particle is, let us say, 0. Good. Then average speed of the particle is 3 meter per second. Displacement of the particle is 30 meter, both A and B. तो पहले एक बात बताओ, पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। ये तो सही है, दिस इज करेक्ट। अगर ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता ना। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो 30 कैसे होगा फिर? तो ये गलत बात है, तो हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फिर डिस्प्लेसमेंट 30 वापस कैसे हो गया? तो खत्म। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड, सही बात है। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड? 30 मीटर। व्हाट इज टोटल टाइम? 10। व्हाट इज एवरेज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। टाइम कितना है? 10 सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड हो गया। बात सही है, खत्म। ऑप्शन सी। ये दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको आपके स्कूल की याद दिलाएगा। तो देखते हैं स्कूल में, अभी आपका तो पता नहीं, अभी तो मैं जब भी आता हूँ मेरे को मोबाइल फोन से दिखते हैं हमेशा। तो गेमिंग इज नाउ डेज डन ओनली ऑन मोबाइल फोन्स। लेकिन अपना बचपन तो अलग ही था। स्कूल में ना ब्रेक में, लंच ब्रेक हो, मतलब रिसेस हो, या फिर पीटी हो, फिजिकल ट्रेनिंग का टाइम हो, या फिर स्पोर्ट्स का हो, वी यूज्ड टू प्ले समथिंग कॉल्ड एज पकड़म पकड़ाई। पता है? तू भाग, मैं तेरे को पकड़ूंगा। तो वो भाग और मैं पकड़ूंगा वाला केस है यहाँ पे। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड। ए और बी एंड पे दो बॉयज खड़े हैं, वेयर ए बी इक्वल टू ए से बी का डिस्टेंस ए है। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t, where t is. तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो कि बोला क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि ग्राउंड के दो एंड्स थे, ए एंड और बी एंड। इन दोनों एंड्स पे दो बॉयज थे। तो बॉय एट बी पे जो लड़का है वो ए बी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागना चालू किया, मतलब या तो यहां भागेगा या तो यहां भागेगा। लेट अस से यहां भागना चालू किया। जैसे ही इसने भागना चालू किया तो ए पे जो बॉय है, ए पे जो बॉय है, ए पे जो बॉय है उसको बी को पकड़ना है, तो डेफिनेटली वो यहां तो नहीं भाग सकता ना। बी वाला वहां भाग रहा है, ये यहां भाग के क्या करेगा? हाँ, तो वो यहां भागेगा और फाइनली एक कोई पॉइंट होगा सी, वहां पे इस ए वाले बॉय ने बी वाले को पकड़ लिया। बी 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 पे जो बॉय था वो कितनी स्पीड से भागा? v1। ए पे जो था वो कितनी स्पीड से भागा? v। और ये डिस्टेंस कितना था? a। इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? व्हाट इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस, हाँ, पर तुमने गलती कर दी ना। क्यों? ये फिजिक्स है, ये मैथ्स नहीं है। ये डिस्टेंस है, वो स्पीड्स है। तो ऐड करते वक्त डिस्टेंस और स्पीड का एडिशन नहीं होता है। डिस्टेंस डिस्टेंस का हो सकता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का डिस्टेंस के स्क्वायर का हो सकता है।
और वैसे भी तुमको टाइम पूछा था, कितने टाइम के बाद पकड़ा? टाइम तो दिख ही नहीं रहा इक्वेशन में। यू नो व्हाट इज स्पीड इनटू टाइम? अगर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम तो व्हाट इज स्पीड इनटू टाइम? हाँ, तो इसको पहले टी से मल्टीप्लाई करो, इसको भी टी से मल्टीप्लाई करो, तो बन गया डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज वी टी, मतलब वी स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वल्स टू ए बी मतलब ए स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर इज वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर। आपको टी स्क्वायर चाहिए था, आपको टी चाहिए था, तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू ए स्क्वायर। टी स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, तो वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो टी आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते वक्त जरा देख लेना सारे के सारे साइड्स के डायमेंशन सेम है क्या, क्योंकि फिजिक्स में किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड तब कर सकते हो जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पे ए डिस्टेंस था लेकिन v और v1 स्पीड्स थे, तो v1 को t से और v को t से मल्टीप्लाई करके हमने इनको भी डिस्टेंसेस बना लिए, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और शायद हमने सॉल्व भी किया है, या शायद 150 meter long train is moving with uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter is. तो ट्रेन छुक छुक गाड़ी, हाँ छुक छुक गाड़ी छुक छुक करते करते ब्रिज पे आ गई। अब ये ब्रिज को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा ऐसा पूछा है। ये जो ब्रिज का लेंथ है वो है 850 मीटर और जो ट्रेन का लेंथ है वो है 150 मीटर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रेन क्रॉस हो गया ऐसा कब बोलते हो? जब ट्रेन का बैक एंड ब्रिज से बाहर निकल गया तब बोलते हैं कि क्रॉस हो गया, राइट। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो होगा लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो सिर्फ ब्रिज का लेंथ काउंट करते हैं, लेंथ ऑफ ब्रिज और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों लेना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन क्रॉस हो गया है तब तक तुम नहीं बोल सकते जब तक ट्रेन का बैक एंड भी क्रॉस नहीं हुआ। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टाइम टेकन एंड यू नो व्हाट डू यू नो। छुक 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 छुक, तुम भी छुक छुक करके आगे आओ। तो यू शुड नो दैट speed is distance upon time, so time is distance upon speed। अब ये जो डिस्टेंस है what is the total distance? तो total distance length of bridge plus length of train, तो length of bridge plus length of train upon v, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो आपको यहां से मिल जाएगा टाइम की वैल्यू। what is length of bridge? 850 मीटर। what is length of train? 150 मीटर। what is speed? 45 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 9 2 जा, ये हो गया 9 5 जा। ओके, तो ये हो गया आपका ऊपर 1025 और ये जो डिवाइड बाय 2 है ये ऊपर गया। हाँ एक जीरो और आएगा, तो एक जीरो और आया। ओके, तो अच्छा है, जाग रहे हो। 1 जा एंड 40 जा, तो कितना टाइम लग गया? 80 seconds। तो 80 seconds the time taken to cross the bridge। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। वेरी गुड। पहले छुक छुक था, अभी डिस्काउंट है। अब बुलेट एमर्जेस फ्रॉम अ बैरल मतलब जो राइफल का पाइप होता है ना उसको बैरल बोलते हैं। तो जब बुलेट शूट होगा तो पहले वो पाइप से पास होता है और फिर बाहर निकलता है। तो बैरल से बाहर निकलना मतलब पाइप से बाहर निकलना। और बुलेट एमर्जेस, बाय द वे, जब वो बैरल से बाहर निकलेगा ना बुलेट, तो उस वेलोसिटी का नाम होता है मजल वेलोसिटी, मजल, राइट। सो अ बुलेट एमर्जेस फ्रॉम बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर
with a speed of 640 meter per second. Assuming constant acceleration, the approximate time that it spends in the barrel after the gun is fired is. तो जो बैरल है उसके अंदर कितना टाइम स्पेंड किया, लेंथ ऑफ द बैरल इज 1.2 मीटर एंड स्पीड इज 640 मीटर पर सेकेंड, अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो उसका बैरल के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था ऐसा उन्होंने बोला है। तो मान लेते हैं दिस इज बैरल ऑफ गन, इसमें एक बुलेट है, बुलेट। तो ये जो बुलेट है ये जैसे ही फायर हुआ, ये फायर होने के बाद, ये बुलेट फायर होने के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बैरल के अंदर, 1.2 मीटर। तो जो डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब एस की बात हो रही है, एस इज 1.2 मीटर्स, 1.2 मीटर। और जब यहाँ से वो बाहर निकला है, मतलब फाइनल स्पीड वो है 640 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल स्पीड इनिशियल स्पीड इज 0, बराबर। इनिशियल स्पीड 0 क्यों है? क्योंकि जब तक फायर नहीं करोगे तब तक बुलेट मूव नहीं होगा। इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड पता है आपको, एस पता है, तो वी यू और एस पता है, तो ए मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से तुमको मिल जाएगा ए। कैसे मिलेगा? देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लिख सकता हूँ ना ऐसा? सिर्फ इसको यहाँ शिफ्ट किया कर सकते हैं ना। हाँ, तो व्हाट इज ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। सही है, गुड, बराबर है। आपको क्या पूछा था? टाइम। अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज कर सकता हूँ, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं u प्लस ए टी यूज कर लेता हूँ। तो मुझे अगर टाइम चाहिए तो मुझे a पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले a फाइंड करने वाला हूँ। अब मैं ना ये क्वेश्चन का आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, पहले देख लो कैसे सॉल्व होता है, पहले कंफर्म कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो एक काम करो, यू वांटेड टू फाइंड आउट टाइम, टाइम फाइंड करना था। टाइम फाइंड करना है कि नहीं? हाँ कि ना? टाइम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? और ए यहां से मिल गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, what you have is t equals to v minus u by a. But what is a? v square minus u square upon 2s. Okay, तो t equals to v minus u upon a square minus b square is a minus b, मतलब v minus u into v plus u। और जो 2s था वो गया ऊपर, और तुमको पता है ये v minus u और v minus u क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2s अपॉन v प्लस u, बराबर फॉर्मूला आ गया। ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अब क्यों नहीं थी? अगर आपको याद होगा, हमने ना जब इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए थे ना फॉर 1D मोशन, ग्राफ से किए थे, तो तब मैंने आपको बोला था, तब मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज स्पीड जो होता है ना, एवरेज स्पीड वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बताया था कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। और मैंने तब ये भी बताया था, एवरेज स्पीड मतलब क्या? फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड बाय 2। बताया था कि नहीं? हाँ, बताया था। तो फिर मुझे ये बताओ, ये t को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं क्या? हाँ। ये 2 को वहां ले जा सकते हैं क्या? हाँ। और v बाय u भी आएगा क्या? हाँ। तो ये और ये कहाँ अलग अलग है? तो इतने सारे स्टेप्स क्यों करने? इधर से हो जाएगा वो सॉल्व। गुड। तो अब आपके पास ना, आपके पास s की वैल्यू है 1.2, आपके पास इसकी वैल्यू है 640 और इनिशियल स्पीड तो 0 मान के रखा है हमने। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2.4 अपॉन कितना हो गया? 640, बराबर। अब एक काम करो, इसको 24 और इसको 64 लिखो। इधर 24 लिखा तो 10⁻⁻1 है, इधर 64 लिखा तो 10 है। ओके, ये मतलब ऊपर जाके 10⁻2 हो जाएगा। व्हाट इज 24 by 64? 12 by 32, 12 by 32 है ना? अरे 4 के फैक्टर्स आते हैं ये, 4 6 जा, एंड हाउ मच इज दिस? 4 14 जा, कितना? अरे 14 4 होता है कि नहीं? हाँ हाँ, पक्का।
16 जा होता है, 16 जा, 16 जा, 16 4 जा, 64। राइट, तो ये कितना हो गया 3/8, कितना हो गया 3/8, 3/8 हुआ ना, हाँ हो गया, सही है। तो t इक्वल्स टू 3/8 इंटू 10⁻²। अब पहले देख लेते हैं कुछ आसपास दिख रहा है, हो सकता है, हो सकता है, देखते हैं होता है कि नहीं। व्हाट इज 3/8? व्हाट इज 3/8? व्हाट इज 1/2? 0.5? व्हाट इज 1/4? 0.25? 0.25, वेरी गुड। व्हाट इज 1/8? 0.125। 1/2 इज 0.5, 1/4 इज आधे का आधा, 0.5 का आधा 0.25, 1/8 इज आधे के आधे का आधा, मतलब 1/4 का आधा, 0.25 का आधा 0.125, कितना होता है 0.125। तो 3 इंटू 0.125 इंटू 10⁻²। ओके ओके, यस। व्हाट इज 125 इंटू 3? 375। तो व्हाट इज 0.125 इंटू 3? 0.375 इंटू 10⁻²। अभी मैं इसी को 3.75 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। ये मिली सेकेंड हो गया, ये 10⁻³ मिली सेकेंड है, तो 3.75 मिली सेकेंड, मतलब बेसिकली होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 4 मिली सेकेंड्स। तो 4 मिली सेकेंड के आसपास आंसर है क्या? है, ओ ऑप्शन नंबर ए है, तो नियरेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, the displacement time graph for two particles A and B, displacement time graph, वहां से तुमको मिलता है velocity। तो displacement time graph of two particles A and B are straight lines inclined at angles of 30 degree and 60 degree with the time axis. The ratio of velocities VA by VB is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर याद होगा तो सिंपल है। ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, और अगर आपको याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये इसका एंगल थीटा मान लेते हैं। तो डू यू रिमेंबर वेलोसिटी इज स्लोप और स्लोप इज टैन थीटा, है क्या, याद है क्या ऐसा? हाँ, तो दो पार्टिकल्स की बात हो रही है ए और बी की। ए ने कितना एंगल बनाया 30 डिग्री, थीटा ए इज 30 डिग्री, और जो बी का ग्राफ था उसने कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, तो थीटा बी इज 60 डिग्री। और आपको पूछा है रेशियो ऑफ वी ए बाई वी बी, तो वी ए बाई वी बी इज टैन थीटा ए अपॉन टैन थीटा बी। व्हाट इज टैन थीटा ए? थीटा ए इज 30. What is tan theta b? 60. What is tan 30? 1/√3. Sin 30 by cos 30. Sin 30 is 1/2. Cos 30 is √3/2. तो 1/√3 और tan 60 is √3. तो ये कितना हो गया 1/3, 1:3, ऑप्शन नंबर डी। तो समटाइम्स वो कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलते हैं एंगल मेड बाय द लाइन इज 30 डिग्री विद पोजीशन एक्सिस। पोजीशन एक्सिस के साथ 30 बोला होगा तो मतलब ये वाला एंगल 30 बोला होगा, अगर वो 30 है तो फिर ये कितना है 60 है। तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेना, हमको टाइम एक्सिस के साथ बोला था तो इसलिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अ बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकेंड विथ वेलोसिटी ऑफ t-2 meter per second in a straight line where t is time in second, it covers a distance of, okay, a bird flies for 4 seconds with velocity t-2 meter per second। तो जो बर्ड है, बर्ड उसने उसका वेलोसिटी कितना है t-2 मीटर पर सेकेंड है। आपको बोला है कि डिस्टेंस कितना कवर किया, हाउ मच डिस्टेंस डज दिस बर्ड कवर, और बर्ड इज फ्लाइंग फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स 4 सेकेंड्स। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर तुमको डिस्टेंस दिया हो और स्पीड पूछा हो तो डेरिवेटिव लेते हैं dx/dt, और जब आपको स्पीड दिया हो और डिस्टेंस पूछा हो तो इंटीग्रेट करते हैं। और मैंने आपको स्टेप्स भी बताए थे, मैंने आपको बोला था कि पहले v को लिख लेना dx/dt इक्वल्स टू t-2 आ गया,
फिर मैंने आपको बोला था कि ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने बताया आपको। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल टू है, और डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है। क्या इसमें डेरिवेटिव है? तो ये कौन सा इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर मैंने आपको बताया था कि चेक करना कि कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, टाइम और पोजीशन। फिर मैंने आपको ये बोला था कि चेक करो कि ये दोनों वेरिएबल्स को तुम इजीली सेपरेट कर पा रहे हो क्या? हाँ, मतलब सिर्फ dt को यहाँ लिख के x एक साइड पे t एक साइड पे, हो गया क्या? हाँ। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो तो इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगर हो तो वेरिएबल को सेपरेट कर लो, मतलब dx इक्वल्स टू t माइनस 2 dt कर लो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल सेपरेट कर लिए तो उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसके बाद इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन t माइनस 2 dt, बराबर? करेक्ट, गुड। आपको पूछा कितना डिस्टेंस कवर हुआ और आपको बोला 4 सेकेंड, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हो गया? 4 सेकेंड। डिस्टेंस 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? x तक, और x तो फाइंड करना था। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं। तो इंटीग्रेशन dx होता है x, इंटीग्रेशन dt होता है t, इंटीग्रेशन dy होता है y। तो जब इंटीग्रेशन सिर्फ dx लिखा हो ना तो d और इंटीग्रेशन का साइन हटा देना, क्या लिख देना? x बिटवीन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। और यहाँ पे ये t माइनस 2 है तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन होंगे, एक होगा t dt का इंटीग्रेशन और एक होगा 2 dt का इंटीग्रेशन, और दोनों के लिमिट्स क्या होंगे? सेम होंगे, t dt और 2 dt। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर आपको याद होना चाहिए x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t रेज टू 1 का क्या होगा? t रेज टू n का क्या होगा? t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे t का पावर कितना है? 1, तो t रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बिटवीन 0 टू 4। और ये जो 2 है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया। अभी मैंने बोला dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, तो dt का कितना? t, और ये कितना हो गया? नीचे 2 को निकाल लिए बाहर, और ये क्या हो गया? t स्क्वायर। और ये क्या है? t है, t, और t है, इसके भी लिमिट्स क्या है? लिमिट्स क्या है? लिमिट्स 0 टू 4। अभी क्या करते हैं इसके बाद करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका अपर लिमिट क्या है? 4, तो t के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 2, अपर लिमिट इज 4 माइनस 0। वेरी गुड। व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16। व्हाट इज 16 बाई 2? कितना? 8। 16 बाई 2 इज 8, और 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 0, तो डिस्टेंस तो 0 कवर हो गया। अरे बाप रे, ऐसा कैसा हो गया? तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई ना। 0 कैसे 0? तो बताओ गड़बड़ कहाँ हुई? तो गड़बड़ पता है कहाँ हुई? गड़बड़ हो गई कि क्वेश्चन ही तुमको समझा नहीं। तो अभी समझाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हमने रीड किया नहीं ढंग से। अब क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं करने का मतलब क्या होता है कि v was mod ऑफ t माइनस 2 मॉड। अब ये जो क्वेश्चन है इसको इंटीग्रेट किए बिना ही सॉल्व होता है, बताता हूँ कैसे। नाउ पे अटेंशन हियर। सबसे पहले मॉड देने का एक रीजन है, मॉड का रीजन है, बताता हूँ क्या। हमको क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस। और तुमको याद होगा डिस्टेंस तो हम लोग वेलोसिटी टाइम एक्सिस के ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, अगर याद होगा तो। अब अगर देखो आपने t की वैल्यू अगर 0 लिख दी होती, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 0 माइनस 2, मतलब कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी, टाइम की वैल्यू जब 0 थी, टाइम की वैल्यू 0 थी, तो स्पीड की वैल्यू कितनी थी? 2, बराबर? करेक्ट। अब टाइम की वैल्यू जब 2 हो जाए, कितनी हो जाए? 2, तो एट t इक्वल्स टू 2 व्हाट इज स्पीड? 0, क्योंकि 2 माइनस 2, मतलब ये कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल
रुक गया, मतलब इसका ऐसा ग्राफ आया, आया क्या ऐसा? हाँ, बराबर। टोटल मोशन कितने टाइम का है? 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड पे क्या हुआ ये भी चेक कर लो फिर। एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, व्हाट विल बी वी? 4 - 2 मतलब कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड के बाद वापस स्पीड 2 हो गया। इनिशियल स्पीड कितना था? 2। 2 सेकेंड के बाद कितना हो गया? 0। और वापस 4 सेकेंड के बाद कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 2 हो गया ना, 2। तो ये लाइन एक मिनट ड्रॉ करता हूँ, फिर हटा देंगे इस लाइन को भी। मतलब ये तो फिर ऐसा हो गया। हाँ, ऐसा हो गया। ऐसा होने का मतलब पता है क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझेगा। ऐसा होने का मतलब ये हो जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा होने का मतलब क्या होता है? थोड़ा ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कि क्या मतलब होता है। इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है वो ऐसा है। हम्म? ऐसा है मतलब क्या? 0 से 2 सेकेंड तक स्पीड कम होता रहा, 2 से 4 सेकेंड तक स्पीड बढ़ता रहा। और आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है? डिस्टेंस बाय एरिया। तो A1 + A2, और दिख भी रहा है जितना ये एरिया उतना ये एरिया, राइट? तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? इट इज A1 + A2। लेकिन A1 और A2 एग्जैक्टली सेम है, तो S क्या आएगा? 2A1, A1 + A1। व्हाट इज A1? एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस कितना है इसका? बेस कितना है? 2। हाइट कितना है? 2। तो यह आ गया आपका, ये हो गया आपका कैंसल। तो क्या आ गया आंसर? क्या आ गया आंसर? 4 मीटर। अभी आ गया आंसर। हाँ, तो इंटीग्रेट हर बार नहीं करना होता, मॉड पे ध्यान देना होता है। सिर्फ मॉड पे ध्यान था तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, ग्राफ ड्रॉ करके ही खत्म हो गया आंसर। डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।